Good morning to all of you. हेलो उजाला, सुनीता, हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। कहाँ तक आए थे कल की तासिका में, याद आ रहा है आपको? हेलो, सुन पा रहे हो या नहीं? जी मैडम। ओ मैडम, हमारी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। लाइनिंग। हेलो कविता, हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम। कविता, आवाज आ रही बेटा? हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए ना। आ रही आवाज? आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है। हमारी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? चलिए यात्रा साहित्य को देख लेते हैं हम लोग। कल की तासिका में हमने देखा था यात्रा साहित्य क्या है, यात्रा साहित्य का शब्द क्या है, उद्भव विकास के संदर्भ में परिभाषा कैसे हो सकती है ये भी बताया आपको। उसके साथ साथ भारतेंदु युग भी बता दिए। भारतेंदु के पश्चात हम लोगों ने आपको बताया था कि निबंध की जो बात चल रही थी द्विविधि युग की, तो द्विविधि युग के पश्चात आता हमारा छायावाद काल। तो छायावाद में भी यात्रा वृत्त लेखन हुआ। यदि हम लोग चर्चा करते हैं कि सर्वश्री रामनारायण मिश्र ने, गणेश नारायण सोमानी ने, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने, कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेश ने, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस भी प्रकार के यात्रा साहित्य का निर्माण किया, वास्तविक तौर पर वह यात्रा वृत्त लेखन उन्होंने न केवल किसी की रीति रिवाजों को, किसी की संप्रदाय को, बल्कि हम यूं कहते हैं कि यदि हम आलोचक काल को विवेचित करते हैं ना, मतलब जैसे द्विविधि युग है या छायावादी युग है, उसे हम लोग देखते हैं, उस पर कटाक्ष डालते हैं, तो क्या दिखा प्राप्त होता है। जैसे कि राम नारायण मिश्र जी का एक यात्रा साहित्य की बात हमने की थी कल की तासिका में, यूरोप यात्रा में 6 माह, है ना, जो कि वो 1932 में लिखा गया था। तो जैसे कि हम लोगों को मिल जाता है कि यूरोप का जो दर्शनीय स्थल होता है, तो हम तो अब तक यात्रा कर रहे थे दर्शनीय स्थलों के, है ना, जैसे कि हम लोग महेश्वर को देख चुके हैं, केरल को देख चुके हैं। तो जिस प्रकार दर्शनीय स्थल रोचकता के साथ साथ हम उसके वर्णन को प्राप्त करते हैं, ठीक ही उसी प्रकार से राम नारायण मिश्र ने वहां की शिक्षा पद्धति को आत्मसात किया और शिक्षा पद्धति को यथासान उसका विवरण भी कर दिया। अब यदि हम लोग गणेश नारायण सोमानी के यात्रा वर्णन को देखते हैं, तो उनका यूरोप यात्रा का जो वर्णन है उन्होंने वो पत्रात्मक शैली में लिखा। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना, अब तो लेटर लिखने का जमाना शायद ही नहीं रहा, क्योंकि हम सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। तो हम तो अभी भी अमेरिका में रहने वाले उस बंदे के साथ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे रहता है, कैसे है, किस स्थिति में है ना। लेकिन उस जमाने में, मतलब 1932 की बात यदि हम लोग करते हैं, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी नहीं, गणेश नारायण सोमानी की, ध्यान में रखिएगा, इस पर आपको ब्रॉड क्वेश्चन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विविधि युग और छायावादी काल की रचनाओं का उदाहरण स्पष्ट कीजिए या उनके यात्रा वर्णनों को आप रेखांकित कीजिए। तो आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट किए कि द्विविधि युग की भांति छायावादी काल में भी यात्रा वृत्त का लेखन पर्याप्त प्रचलन रहा है। सर्वश्री राम नारायण मिश्र जी ने, चूंकि उन्होंने 1876 से स्टार्ट किया, 1953 तक उन्होंने लिखा। गणेश नारायण सोमानी ने, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने, कन्हैयालाल मिश्र जी ने, आर्योपदेशक जी ने, शिव प्रसाद गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, तो प्रोफेसर मनोरंजन, केदारूप रॉय, इन लोगों ने इस विधा का आलोच्य रूप में यथाशक्ति करने का प्रयास किया। अब देखिएगा कि जब हम लोग यात्रा को देखते हैं, तो यात्रा का मूल प्रयोजन हम लोग देख चुके हैं कि सफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो मूलतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो परिमार्जन उन लोगों का था, तो वास्तविक तौर पर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है या दर्शनीय या रोचक
वर्णनों को प्राप्त करना है, इतना ही नहीं था। हम लोग यदि चले जाते, हमने बताया इसके पूर्व भी आपको कि महेश्वर है, केरला है, अजंता है, तो केवल हम वहां पर जाकर दर्शनीय स्थलों को विजिट नहीं कर पाते, बल्कि वहां के खान पान को भी देखते हैं, है ना। पंजाब में यदि हम लोग चले जाते हैं तो छोले भटूरे खाए बिना हम लोग महाराष्ट्र में हमारी वापसी नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं जुड़े हुए खान पान के विषय में, रीति रिवाजों के संदर्भ में, पर्व रीति जो पर्व होते, उत्सव होते, उनके संदर्भ में, और खास तौर पर उनकी जो राजनीति पद्धति है या उनकी जो शिक्षा पद्धति है, सामाजिक पद्धति है, उसे भी अपने पत्रों यात्रा के माध्यम से प्राप्त करवाना उन लोगों का परम उद्देश्य था। तो राम नारायण मिश्र जी ने यूरोप यात्रा में क्षमा, जो 1932 में लिखा गया यात्रा वर्णन है, उसमें उन्होंने यूरोप के दर्शनीय स्थानों का रोचक वर्णन के साथ साथ वहां की शिक्षा पद्धति को भी विवरण उन्होंने दिया हुआ है। ठीक उसी, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये हो गया है ऑलरेडी, कल की तासिका में हमारा हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? जी मैम। बोलते जाइएगा आप लोग, जब तक बोलते नहीं हो ना तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। बैटरी हाँ, तो गणेश नारायण सोमानी ने अपनी यूरोप यात्रा का वर्णन पत्रात्मक शैली में किया। जैसे कि हम लोग इसके पूर्व बता ही चुके हैं आपको कि पत्रात्मक शैली का प्रारूप कैसे होता है, तो हम लोग लेटर लिखा करते हैं। अब लेटर कैसे लिखा जाता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसमें माहिर होंगे। तो गणेश नारायण सोमानी ने यूरोप यात्रा के दरमियान मेरी यूरोप यात्रा, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को ही पत्र लिखे ना। हम बचपन में जब छोटे थे तो हमारे मामा को, हमारी बड़ी दीदी को लेटर्स लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। तो ये जो संकलित पत्रों का जो सिलसिला होता है ना, तो उन पत्रों को पुराने जमाने में लोग संभाल कर रखते थे। अब पता नहीं, अब तो लेटर ही शायद नहीं लिख पाते हम लोग, क्योंकि मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए हमारी सब चीजों को इकट्ठा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें लेटर लिखने की शायद ही नौबत ना आती। लेकिन उस जमाने में जैसे कि गणेश नारायण सोमानी ने यूरोप यात्रा के बीच में जो वर्णनात्मक पत्र शैली लिखा, तो उन्होंने मेरी यूरोप यात्रा, ये जो 1932 में संकलित किया यह पत्र, उन्होंने अपनी पुत्री को लिखा। देखिएगा कि यदि आपको सवाल पूछा जाता है 71 प्रश्न मंजूषा में, अभी फॉर्मेट आ जाएगा जल्दी, जब आएगा तब हम आपको बता ही देंगे। तो जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि पत्रात्मक शैली में उन्होंने लिखा, तो ये पत्र अपनी लड़की को लिखा, अपनी पुत्री को लिखा। वैसे सत्यदेव परिव्राजक इस युग के सर्व प्रमुख यात्रा वृत्त लेखक हैं। इन्होंने मेरी जन्म, अब देखिएगा कि आप लोग मानते हुए चलेगा कि जैसे यात्रा का वर्णन चल रहा है, तो यूरोप यात्रा में 6 माह, मेरी जर्मन यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी जापान यात्रा, तो ये मेरी शब्द जुड़ रहा है, क्योंकि यह जो मेरापन है ना, मतलब ये निजीपन, मैंने जो भोगा हुआ है, मैंने जो देखा हुआ है, मैंने जो फील किया है, मैंने जो अनुभव किया है, अनुभव लिया है, दूसरे लोगों से मैंने क्या किया है, यह बताने का जो कार्य वह सत्यदेव परिव्राजक नहीं, बल्कि तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी यात्रा के दरमियान जो जो फील किया उसे उन्होंने लेखनी के द्वारा निश्चित किया। अब देखिएगा कि जैसे सत्यदेव परिव्राजक इस युग के सर्व प्रमुख यात्रा वृत्त लेखक के रूप में आते हैं, तो उन्होंने 1926 में लिखा है मेरी जर्मन यात्रा, 1936 में लिखा यात्री मित्र, और साथ ही में उन्होंने यूरोप की यात्राओं की जो सुख स्मृतियां हैं 1937 में, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, यह इनकी उल्लेखनीय कृतियों के रूप में माना जाता है। अब देखिएगा कि जैसे मेरी जर्मन यात्रा की ओर हम लोग चलते हैं, तो मेरी जर्मन यात्रा में जहां जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण होता है, वहीं पर यूरोप की सुखद स्मृतियों में संबंध यात्रा वर्णन के साथ साथ प्रकारांतर से भारत के स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। ये आपका हिस्सा पूरा हो चुका है, आपको फिर से एक बार रिपीट ले जाने का प्रयास हमारा इसीलिए है ताकि आप इसे बहुत अच्छे से सोचे समझे, क्योंकि आपको इस पर ब्रॉड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। अब कैसे पूछा जाएगा, तो द्वितीय युग और छायावादी युग की जो रचनाएं हैं उससे आप रेखांकित कीजिए, तो आपको याद होना चाहिए। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि उपन्यास का सिलसिला चलता है या
दूसरे किसी विषय की बात यदि हम लोग करते हैं तो कहानियों को यदि करते हैं तो कहानियों के बीच में हम लोग किसी भी कथा वस्तु को याद कर लेते हैं, पात्रों को याद कर लेते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 + 1 = 4 होते हैं ना कविता? नो मैम, 1 + 1 2 होते हैं। 1 + 1 = 2 होता है। तो जैसे आज कविता यहाँ पर बता रही है, सब लोग एग्री कर रहे हो 1 + 1 = 2। तो जैसे महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 1 + 1 2 को एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे ही अमेरिका में भी 1 + 1 2 को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये बिल्कुल तय है दोस्तों की यात्रा वर्णन जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हुआ है ना, तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में यात्रा वर्णन लगाया गया है वैसे हो सकता है अमरावती में भी लगाया गया होगा। तो यहाँ का यात्रा वर्णन और वहां का यात्रा वर्णन बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि मेरी जर्मन यात्रा, चूंकि जिन्होंने लिखा हुआ है, तो मेरी जर्मन यात्रा को लिखते हुए सत्यदेव परिव्राजक की यदि यह मेरी जर्मन यात्रा है तो सत्यदेव परिव्राजक को हम गणेश नारायण सोमानी नहीं कह सकते। ध्यान में रखिएगा, जो जिसका यात्रा वर्णन है उसी के नाम के आधार पर उसका नामकरण जुट जाना चाहिए। अब देखिएगा कि जैसे गणेश नारायण सोमानी ने यूरोप यात्रा का वर्णन किया, यूरोप यात्रा में उन्होंने लिखा, वह लिखने की स्टाइल भी उनकी पत्रात्मक शैली की थी। लेकिन हम लोग लिखते लिखते गणेश नारायण सोमानी ने मेरी जर्मन यात्रा लिखा, यात्री मित्र लिखा, यह यदि हम लोग कहते हैं तो 1 + 1 = 4 लिखा। तो जैसे आपको आपका बजट 0 होगा, ठीक वैसे ही यहाँ पर गणेश नारायण सोमानी का जो मेरी यूरोप यात्रा है, आपको यूरोप यात्रा ही लिखना होगा। उसके लिए आपको सत्यदेव परिव्राजक का मेरी जर्मन यात्रा लिखने का कोई भी हक नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जो ऑथर है, जो लेखक है, जो यात्राकार है, जिन्होंने जैसा यात्रा वृत्त का लेखन किया है ना, उसे रूप में आपको लिखना है। तो इसलिए ये बार बार आपको सचेत करवाने का मेरा प्रयास होगा। यहाँ तक क्लियर हुए आप लोग? जी मैम। एक की ही आवाज आ रही है जी मैम, बाकी के लोग क्या क्या हो गया उनको, उनके माइक ऑन नहीं है क्या? किसी को कोई सवाल आ रहा है यहाँ तक आते हुए? डिस्कशन करते जाइएगा आप लोग भी बीच बीच में। जरूरी नहीं है कि 45 मिनट की तासिका है तो हम ही हमारा लेक्चर्स को स्टार्ट करवा दें। अदरवाइज वीडियो सिस्टम में गूगल क्लासरूम में भी हम लोग आप हमारा लेक्चर डाल सकते हैं। डालते नहीं है इसलिए नहीं डाल पाते बेटा, ताकि हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, है ना। इसीलिए तो हम ये पूरा प्रयोजन कर रहे हैं। अदरवाइज वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और आपको गूगल क्लासरूम पर डाल दिया तो फायदा मेरा ही होगा, उसमें डिस्कशन भी नहीं होगा, समय मेरा बचेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं करना है, आप लोगों से बात करनी है, आप लोग कितना समझ रहे हो ये मुझे देखना है। बताइएगा आपको यहाँ तक आते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या? अरे यार बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ? हो गया क्या, ऐसा क्या हुआ बताइए तो सही, बोल नहीं पा रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? कविता, कविता, हेलो हेलो कविता, हमारी आवाज को सुन पा रहे हो आप? सुन पा रहे मैम। हाँ तो बात क्यों नहीं कर रहे बेटा, आपसे बात करना चाहते हैं ना। अब बोलो तो सही कि आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप आपका रवैया ऐसे कैसे हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि आपको एक टीचर यदि बोल रहा है आपसे कि बेटा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो? कम से कम हाँ ना कुछ तो बोलो। चलिए आप आपके सभी के माइक ऑन कर दीजिए और आपके कैमरे को भी ऑन कीजिए आप। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है।
आप आपके माइक को ऑन कीजिए, हम भी आपको देखना चाहते हैं, बताइए। हाँ, कविता, वैशाली, उजाला, सुनीता, हम देखना चाहते हैं आपको। यस मैम। हाँ बताइए, दिखाइए, आप अपने आप को दिखाइए। वैशाली, उजाला, सुनीता। अरे मेरा कितना सिंपल सा सवाल किया आपको कि क्या आप लोग उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। हम तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो। जी मैडम। प्रॉब्लम क्या है मेरी समझ में नहीं आता, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। उजाला, माइक ऑन कीजिए आपका। सुनीता, क्या करना है, कविता आगे बढ़ना है या लेक्चर को पीछे फिर से लेना है। आगे बढ़ना है मैडम। नहीं, आगे बढ़िए मैम। आप लोग अभी आगे बढ़ रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि आपको पिछला पूरा याद आ रहा है, वीडियो को देखने के पश्चात आपको क्लियर हो जाएगा। जी मैडम। ओके ठीक। जी मैम। तो बस ये हाँ जी ना जी कोई भी जो भी होगा वो बताते तो जाइएगा बेटा। कम से कम हम कैसे समझे आपकी बातों को, कैसे हम अपने आप को यकीन दिलाएं कि नहीं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम दिखाई दे रहे क्या आपको। जी मैम, दिखाई दे रही है। हमारी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है मैम आवाज। हाँ। बस ऐसे बोलते जाइए ना, बीच बीच में आपका संवाद होना बहुत जरूरी है बेटा। पहली चीज तो ये कि आप मेरे सामने नहीं रहते हो, और जब सामने कोई इंसान नहीं रहता है तो हमें यकीन कर लेना पड़ता है, बीच बीच में पूरा यकीन यह करना पड़ता है कि मेरे बच्चे जुट गए हैं या कहीं चले गए हैं, सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। हम कैसे यकीन दिलाइए, कैसे यकीन करें आप पर कि मेरे बच्चे सब कुछ समझ में आ रहा है इनको। तो जब तक आपको अब एक आध टीचर यदि पूछ रहा है बार बार कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो कम से कम हाँ या ना में तो जवाब दीजिए, या उतना भी नहीं बन पाता आपसे। आपके मम्मी और पापा के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं कि आप सही में बोलो, ऐसा ही बिहेव होता है आपका मम्मी पापा के साथ। नहीं मैम। फिर आपको यदि कोई टीचर सवाल कर रहा है समझ में आया या नहीं आया, तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसे समझे ना समझे इसका आंसर जरूर दें। भले ही आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताए तो सही कि मैम ये हिस्सा मेरे समझ में नहीं आया है। हाँ कि जी मैम क्लियर हो रहा है, आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए आपकी चुप्पी मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है विषय चेंज कर लेना है कि बेटा आपको ये विषय हमसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो दूसरे टीचर्स हैं आपके साथ में, जैसे बोंडे सर जी हैं या मैडम जी हैं, रणखांबे सर जी हैं, हम दूसरे विषय पर चले जाएंगे, आपको दूसरा विषय देंगे। आर यू सेटिस्फाइड इस चीज के लिए। हेलो, अरे बेटा बोलते तो जाइए आप, हम कैसे समझे। कविता, उजाला, सुनीता, आपसे बात हो रही है, हम आपसे बात कर रहे हैं, दीवारों से बात नहीं कर रहे बेटा। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है आप लोग। बोलते क्यों नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लियर बोलिए ना। वैसा तो बोलिए कम से कम हाँ या ना में जवाब दीजिए, वैसा भी नहीं हो पा रहा है आपसे। मैम मेरा आज पहला लेक्चर है तो मुझे कुछ पता नहीं है। किनका पहला लेक्चर है। हाँ किनका, आपका नाम हाँ। क्या, मेरे को ऑन कर दीजिए। सुनीता है मैम। अच्छा सुनीता है, सुनीता को दिखाई देता है, वो कल की तासिका में बोल रही थी कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन बेटा आपको कम से कम ये तो बात बतानी आनी चाहिए ना
कि ये समझ में आया है, वो नहीं आया है, कम से कम हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि हम जो सवाल आपको किए जा रहे हैं उनमें से ही आपको आता ही है तो बताते जाइए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो भी बताइएगा कि नहीं मैम ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो रिपीट लीजिए, है ना। तो बेटा जागरूक होके बैठिए, है ना। जागरूकता से तात्पर्य, अब आप बड़े होशियार हैं, आप समझ गए होंगे, यहीं पर रहिए बाहर आवाज ही को हो रही है, किसी ने अपना आवाज ही को माइक ऑन कर दिया है क्या? हाँ, किसी का माइक ऑन होगा इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए, हाँ ठीक है भाई, आप लोग समझ में आ रहा है, यही मानते हुए चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि मेरी जर्मन यात्रा में जहाँ जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया जाता है, वहां पर यूरोप की सुख स्मृतियों के संदर्भ में यात्रा वर्णन के साथ साथ भारत के स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। यात्रा मित्र में, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको इसके पूर्व भी, कि मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की यात्रा, यह जो लिखा है सत्यदेव प्रकाशक ने लिखा है ना। तो सत्यदेव प्रकाशक ने जब इस प्रकार की यात्रा वर्णनों को लिखा तो मेरी जर्मन यात्रा में उन्होंने जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया और वहीं पर उन्होंने यूरोप की सुखद स्मृतियों में संबंधी यात्रा वर्णन के साथ साथ भारत के स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अब जब यात्रा मित्र वो लिखते हैं तो यात्रा मित्र में उन्होंने यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लेखक ने अपने यात्रा अनुभव को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया। अब ये हमारा कल की तासिका में हो गया था, हमने आपको कल की तासिका में सवाल किया था कि कई बार आपको यात्रा में कौन कौन सी कठिनाई आती है, तो किसी ने बताया था कि दौलताबाद में या कहीं पर भी आप लोग गए थे उस समय में आपको चलने की समस्या आई थी। Am I right, कविता? यस मैम। जी मैम। इसका एग्जाम्पल है वैशाली का था, शायद कविता का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कंफर्म मेरा कविता। ठीक है, तो हाँ आप मैंने ही बोला था मैम। ओके, वेरी गुड। मतलब जब मुझे याद आ रहा है ये सारे एग्जाम्पल जो आपने बताए थे, तो आपको ये निश्चित तौर पर वाक्य को याद कीजिएगा, उस इंसिडेंट को याद कीजिएगा। जब इंसिडेंट को आप याद करोगे कि कठिनाइयों का वर्णन भी होता है, तो मेरे साथ जो कठिनाइयां हुई वो कठिनाइयां यात्रा मित्र में बताई गई। तो जब आप अपनी ओर लेते हैं तो यात्रा मित्र में उन्होंने कौन सी कठिनाइयां बताई, तो वो कठिनाइयां आपके सामने आ जाती है। क्लियर हो गए आप? तो देखिएगा कि जैसे हम अपनी ओर में लेते हैं कि मेरी जो कठिनाई हुई वही कठिनाइयां यात्रा मित्र में भी दिखाई देती है। तो यात्रा मित्र जो परिव्राजक जी ने लिखा यह अत्यंत रोचक शैली में लिखा। क्यों ऐसा रोचक शैली में लिखा? क्योंकि उसमें यात्रा अनुभवों को अत्यंत रोचकता के साथ प्रस्तुत कर दिया। हमारी फीलिंग होती है और हम क्या चाहते हैं कि जो मैंने फील किया है, जो चलने में मुझे मैंने कविता को जो समस्याएं आई थी, तो वो समस्या दूसरी किसी को ना आए। अब चलते समय हमारे साथ क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा। अब देखिएगा कि ऐसे बड़े बड़े टिलों पर यदि हम लोगों को जाना है, ऊंची चढ़ाई पर जाना है, तो मतलब हम सब्जी रोटी खा नहीं सकते उस समय में। हम लोग चलेंगे जब ये सब कुछ ठीक ठाक होगा तो। और यात्रा करते समय हमारे पास कौन कौन से ऐसे खाने की भी चीजें होनी चाहिए जो हमें प्रोटीन्स दे, विटामिन दे, कैल्शियम्स दे और साथ में चलने का, स्ट्रॉन्ग रूप में चलने का बल भी दे। जिस प्रकार से हमारी कविता को चलने में कठिनाई आई, वैसे यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन यात्रा मित्र में मिल गया। चलिए, खाने की बात हुई तो मुंह में पानी आ जाएगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि यात्रा को प्राप्त करते करते हम खाने के लिए बैठ जाए। तो निबंधात्मक शैली में लिखित, अब देखिएगा ज्ञान के उद्यान में जब पुस्तक लिखा गया तो इसमें 40 निबंध ऐसे संकलित किए गए कि उस पुस्तकों में या संकलित किए गए उस पुस्तक में लेखक ने ज्ञान के उद्यान में, मतलब हर प्रकार का ज्ञान, जैसे हम लोग उद्यान में चले जाते तो एक ही प्रकार का पौधा हमें नहीं मिलता, एक ही प्रकार का फूल हमें नहीं मिलता है ना, ढेर सारे फूल हमें मिलते और फिर वो उद्यान बन जाता। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के तात्पर्य यही होता है कि जो निबंधात्मक शैली उनकी थी, तो उस निबंधात्मक शैली में उन्होंने ज्ञान के अलग अलग भंडार खोल दिए।
जैसे ज्ञान मिलता है हमें, यदि हम एलोरा की रूप में जाते हैं वहां पर तो हमें अलग प्रकार का ज्ञान मिलेगा, यदि हम महेश्वर में जाते हैं तो वहां का अलग ज्ञान होगा, कश्मीर में जाते हैं तो वहां का अलग ज्ञान होगा। तो ये जो ज्ञान का उद्यान है उसे ही उन्होंने निबंधात्मक शैली में लिखा। अब उन्होंने यात्राओं के समय में अलग अलग प्रकार की नानाविध पत्रिकाओं के लिए भी लेख लिखे। अब देखिएगा कि जैसे नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी में स्वामी जी ने अमेरिका की शिक्षा पद्धति, प्राकृतिक वैभव, सामाजिक राजनीतिक जीवन, दर्शनीय स्थानों आदि का कथात्मक शैली में वर्णन किया। ये भी हमारा हुआ है। हम कल की तासिका में आपको बता चुके हैं कि जब हम अपनी बातों को निबंध के जरिए या बहुत बड़ा वर्णन करते हुए लिखते हैं तो शायद ही दिमाग में ना आए, लेकिन उससे ही यदि आज की तासिका में हमने क्या लिया, तो यदि उसे स्टोरी रूप में लेते हैं, स्टोरी रूप में बताते हैं किसी और को, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो अमेरिका की प्रवास की मेरी कहानी है, तो इस कहानी को जब स्वामी जी लिखा करते थे तो स्वामी जी ने उसे ही अमेरिका की शिक्षा पद्धति पर, वहां के प्राकृतिक वैभव पर, सामाजिक राजनीतिक जीवन के और दर्शनीय स्थलों का कथात्मक शैली में वर्णन किया। अब दर्शनीय स्थलों का कथात्मक शैली में वर्णन करना मतलब क्या है, तो देखिएगा कि जैसे एक का स्थल मिल जाता है तो उस स्थल की कोई कहानी होती है, उस स्थल की कोई एक, हम कहेंगे कि सीता नहानी, यदि आप लोगों को प्राप्त होगा, पता होगा, तो नासिक के पास में वो सीता नहानी करके है। तो जब सीता स्नान करने के लिए गई थी तो सीता के साथ जुड़ी हुई वो कथा, तो उस कथा को उन्होंने उठाया और उसे कथात्मक शैली में लिख दिया। दैट्स कॉल्ड कथात्मक शैली, है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज से, हर एक वस्तु से, या हम यूं कहे कि जो स्थल प्राप्त होता है तो उस स्थलों के साथ साथ, दर्शनीय स्थलों के साथ साथ कहीं ना कहीं किंवदंतियां जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं अपना एक इतिहास जुड़ा रहता है। तो उस इतिहास को कथात्मक रूप में वर्णित करना ही स्वामी जी का परम उद्देश्य था। अब देखिएगा, अब बताइए आप लोगों को यहाँ तक आते हुए किसी को कोई समस्या है? क्लियर हो रहा है आपको? यस। ओके, आगे बढ़ना है बेटा या पीछे जाना है? आगे बढ़ना है मैम। वेरी गुड, चलिए। मतलब आपके प्रातिनिधिक तौर पर एक ने बता दिया, आगे हाँ ठीक है बेटा, ऐसा भी किए ना आप तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सभी लोगों ने बात करनी ही चाहिए, ये मेरा यूं कहना नहीं है। आपके प्रातिनिधिक तौर पर भी जैसे अब भी किसी की आवाज आए कि आगे बढ़िएगा मैम, तो आई एम राइट, आई एम सेटिस्फाइड। मतलब क्या है कि मुझे कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मेरे बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। मतलब हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमने पहला लेक्चर लिया, दूसरा लिया, पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर लिया, लेकिन यदि मैं दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे बच्चे क्या इसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हम ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? कहीं ऐसा न हो जाए कि हम आगे बढ़ते चले जाओ और आपके दिमाग में कुछ भी ना आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। बस इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आपको बार बार सवाल किया जाता है बेटा कि क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, और यदि ऐसे है हम लोग आगे बढ़े। ऐसा ही एक ही प्रतिनिधिक तौर पर कोई एक ही बात कर लीजिएगा तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आपकी आवाज आए कि इसमें हम आगे बढ़िएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि कन्हैयालाल मिश्र जी ने, आर्योपदेशक ने हमारी जापान यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र उर्फ आर्योपदेशक, इन्होंने हमारी जापान यात्रा, चूंकि वो 1931 में लिखी गई, इसमें जापान की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियां है ना। अब देखिएगा कि जैसे जापान का समाज होगा, अब आपको पता है कि जापान का समाज, जापान की राजनीति, जापान की धार्मिक स्थिति, अब अपने धर्म को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर जो कोई स्थितियां वहां की है, बस एज इट उन स्थितियों को समाज के सामने रखना। और कन्हैयालाल मिश्र चूंकि वो जापान में जा चुके थे, तो जापान में हो रही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो हलचल है वहां की, उसे प्रस्तुत करना आर्योपदेशक अर्थात कन्हैयालाल मिश्र जी का मूल प्रयोजन था।
अब देखिएगा कि जैसे हम दर्शनीय स्थानों की बात करते हैं तो दर्शनीय स्थानों का वर्णन करने के साथ साथ उन्होंने सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, शंघाई, इस पर भी बड़े भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव इस पर भी निरूपण किया। अब आप हम देखिएगा कि जैसे कि हम चाहते हैं कि केवल जापान की बात करते हैं तो जापान में चल रही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों का यदि वह वर्णन कर पाते कन्हैयालाल मिश्र जी तो केवल उतनी जगह पर वो सीमित मात्रा में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इनको छोड़ने के पश्चात सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, शंघाई, इन पर भी हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा हुआ है उसे उन्होंने निरूपित कर दिया। अब देखिएगा तो शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा में अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड, इनके दर्शनीय स्थानों का रोचक वर्णन किया। यदि हमें पृथ्वी प्रदक्षिणा करनी है, मतलब अमेरिका को देखना है, भारत में तो हम घूमते रहते हैं, और यदि हमें पृथ्वी प्रदक्षिणा करनी है, देखिए बेटा पता नहीं हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं, हमारी परिस्थिति कैसे है कि पैसे होने के बावजूद भी, जैसे कि कल हमारी बात हुई कि पैसे रहते लेकिन कई बार हमें हमारे टिकट्स को रिटर्न लेना पड़ता है, नहीं जा पाए हम लोग, तो हम लोग 1934 में लिखा गया पृथ्वी प्रदक्षिणा, जो कि शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया, उसे यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग किन किन के स्थानों का रोचक वर्णन हमें मिलेगा, अमेरिका का मिलेगा, जापान का मिलेगा, आयरलैंड का मिलेगा, कोरिया का मिलेगा, चीन का मिलेगा, सिंगापुर का मिलेगा, इंग्लैंड का मिलेगा। मतलब लगभग हम लोग 7 देशों की यात्रा करेंगे, और यदि 7 देशों की यात्रा आपको आपके घर पर बैठकर करनी हो तो पढ़िएगा आप पृथ्वी प्रदक्षिणा, चूंकि जिसे लिखा हुआ है शिव प्रसाद गुप्त जी ने 1934 में। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? जी मैम। मैम जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित हिंदी में रूस की सैर। अब देखिएगा रूस की सैर हम लोगों को करनी है, तो रूस की सैर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। तो इस यात्रा वर्णन के साथ साथ रूस की जो रमणीय छटा का भी उन्होंने सजीव चित्रण किया। अब यात्रा वृत्त लेखन में हम लोग आपको बता चुके कि राहुल सांकृत्यायन जी का नाम बड़ा था, वो पक्के घुमक्कड़ थे, उनके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा उनके घूमने फिरने में व्यतीत हुआ करता था। तो इस युग में तिब्बत में 1.25 वर्ष मेरी यूरोप यात्रा, इस प्रकार से उन्होंने अपने शीर्षक ग्रंथों की रचना की। तो तिब्बत में 1.25 वर्ष में न केवल तिब्बत के जनजीवन की कैमरा बंद। हाँ जी, हाँ बताइएगा बेटा, आप कुछ बोल रहे थे? जी नहीं मैम। हाँ, तो तिब्बत में 1.25 वर्ष में न केवल तिब्बत के जनजीवन की सशक्त झांकी उतारी गई, अपितु वहां रहकर खोजे गए ग्रंथों का भी उन्होंने वर्णन किया। मतलब केवल वहां का दर्शन करवाना या वहां के रोचकता से उसका वर्णन करवाना या दर्शनीय स्थलों को विजिट करना हमारे इन लेखकों का उद्देश्य नहीं था बेटा। तो सबसे मेन उद्देश्य उनका था कि जो ग्रंथ है वहां की सामाजिक परिस्थिति कैसी है, धार्मिक परिस्थिति कैसी है, राजनीतिक हलचल कैसी है, उसे बड़ी अच्छी तरीके से समझना और उसे लोगों तक पहुंचाना। अब यदि हम लोग उनकी मेरी यूरोप यात्रा लेते तो या तिब्बत में 1.25 वर्ष को उठाते तो उनमें क्या होगा, ये जनजीवन की सशक्त झांकी मिलेगी और उसके साथ में उन्होंने जो खोजे हुए ग्रंथ हैं जो अब तक गुप्तावस्था में थे, सुप्तावस्था में थे, उसे उन्होंने खोजे और उन खोजे हुए ग्रंथों का उन्होंने विस्तृत वर्णन कर दिया। अब देखिएगा कि मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त, अब देखिएगा कि जैसे यूरोप यात्रा का उन्होंने दर्शनीय स्थल बता दिया, उसके साथ साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, चूंकि यहाँ पूरे विश्व भर में सबसे फेमस है 2 यूनिवर्सिटीज हमारी, एक तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। मतलब देखिएगा यदि हम लोग शब्दकोश को उठाते हैं तो शब्दकोश को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से यदि होता है तो वह अत्यंत मार्मिकता से उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो 2 यूनिवर्सिटी जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी यूरोप में स्थित, तो यूरोप यात्रा में उन्होंने इन सभी का रोचक वृत्त भी प्रस्तुत किया।
अनेक चित्रों के माध्यम से उसे अलंकृत तथा डायरी शैली में लिखा गया। मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक चित्रण मिला। देखिएगा, अब यहाँ तक यदि क्लियर हुए हो तो हम लोग सेठ गोविंद दास पर चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो सेठ गोविंद दास ने भी यात्रा वृत्त साहित्य के विकास में उन्होंने योग दिया। जैसे कि उनके द्वारा रचित हमारा प्रधान उपनिवेश बिल्कुल अलग है। कल भी बता चुके हैं कि हमारा ये प्रधान उपनिवेश है, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का सम्यक उद्घाटन मिलता है। इस कृति का शीर्षक कुछ भ्रमावस्था में है। उपनिवेश से तात्पर्य उपनिवेशवाद से लिया जाता है, और यहाँ पर न तो उपनिवेशवाद में कोई आस्था रखता है, कोई भी आस्था नहीं रखता, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की जो सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियां हैं उसे उसमें बता दिया। लेकिन नामकरण सेठ गोविंद दास ने कैसा कर दिया कि हमारा प्रधान उपनिवेश। अब उपनिवेशवाद से तात्पर्य कोई आस्था होती है, कोई आराध्य के भगवान के प्रति, लेकिन यहाँ पर उपनिवेशवाद से ऐसा भी कोई तात्पर्य नहीं है। प्रोफेसर मनोरंजन जी ने उत्तराखंड के पथ पर जो 1926 में लिखा, उनमें उन्होंने लिखा कि यूरोप के जो दर्शनीय स्थल है उसके साथ साथ वहां की पर्वतीय शोभा पर भी प्रकाश डाला। अब देखिएगा कि जैसे चलने में प्रॉब्लम आती है तो पर्वत की जो शोभा होती है ना, मतलब जो हरियाली वहां की होती है, तो वो हरियाली हमारी आंखों को भा जाती है, वो हरियाली हमारे दिल को छा जाती है, दिल पर छा जाती है। तो ये जब सभी दर्शनीय स्थल हैं यूरोप में रहते हुए, तो उत्तराखंड के पथ पर में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ वहां की जो पर्वतीय शोभा थी उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। विषय वैविध्य के साथ साथ रचना है, शिल्प है, परिमाण, तो इन तीनों की दृष्टियों से छायावादोत्तर युग के यात्रा वृत्त अपने सभी पूर्ववर्ती युगों से अधिक संपन्न पाए जाते हैं। अब देखिएगा, यदि आपको पता चल गया कि यात्रा वृत्त ऐसा है, यात्रा साहित्य की पहला मोड़ आपका चल रहा है, तो आपके अभी तक तो आपको नोट्स या जो भी लेक्चर्स मिल रहे हैं उसी के आधार पर आप उसे फील कर पा रहे हो कि यात्रा वृत्त क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको साथ, जैसे हमारी आज की तस्वीर में जुड़ी हुई सुनीता यात्रा के संदर्भ में कुछ नहीं जानती, लेकिन कविता जानती है, वैशाली जानती है, उजाला जानती है कि ओके शी इज वेरी सेटिस्फाइड कि यात्रा क्या है, यात्रा की परिभाषा क्या है, यात्रा के प्रयोजन क्या है, ये बहुत अच्छे से वो बच्चे जानते। क्यों जानते? क्योंकि अब तक के हुए लेक्चर्स को उन बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा है, सुना है, पढ़ा है, और उसके पश्चात शायद वो घर पर कुछ राइटिंग करने का या